हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुभाष सर आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल CS पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12 में मानव जनन में प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्राथमिक लैंगिक अंग में ओवरी के आता है। ठीक है। और आज हम इसे डिटेल में इसको डिस्कशन करेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि वास्तव में ये होता क्या है और इसकी जीवन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। आखिर मानव जनन में यह क्या ऐसा रोल अदा करता है, जिसके बारे में हम इसको जो है एक मिनट थोड़ा सा हम इसमें इंक ऐड कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो है हम आपको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, आज हम पढ़ेंगे मादा जनन अंग के बारे में, प्राथमिक लैंगिक अंग। क्या पढ़ेंगे? प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग के बारे में, ये प्राथमिक लैंगिक अंग ओवरी है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत ओवरी को पढ़ा जाता है। मादा जनन अंग में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो गोनैड्स होता है। गोनैड्स में हम ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर हुई, हमें लगता है। ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। अब यह गर्भाशय के, इसकी पहले पॉइंट को देख लेते हैं, ये इसकी स्थिति और पोजीशन को देख लेते हैं। इसके बाद फिर इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप इस संरचना के बारे में इसे पूर्व वाले लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं। पूर्व वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मादा के जनन अंग या प्रजनन अंग, जनन अंग या प्रजनन अंग तंत्र भी कहीं कहीं लिखा जाता है, ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है, वो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब ये इस प्रकार की संरचना हमने पूर्व फिगर में देखा था। इनके बारे में पूरी तरह से, इसके नाम से हम पूरी तरह से वाकिफ हैं फिलहाल। लेकिन फिर भी इसमें जो नाम कुछ है, इस नाम को, जैसे यह क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब मतलब यह है अंडवाहिनी है। क्या है? अंडवाहिनी है या डिंबवाहिनी है। इसे ओविडक्ट भी नाम दिया जाता है, ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ये आपने फिम्बरी या झलरी पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फिम्बरी या झलरी। झलरी, झलरी के बारे में पढ़ा है। ठीक है। आज इसके बारे में जानेंगे। इसे आपने ओवेरियम लिगामेंट भी कहा था, स्नायु, अंडा स्नायु कहा जाता। अब यह है ओवरी। क्या है? ओवरी या अंडाशय। ओवरी या अंडाशय। ठीक है। इसमें इसे डिम्बाणु भी कहा जाता है। मतलब यहाँ जो है डिम्ब का निर्माण होता है। मैंने पूर्व लेक्चर में पूछा था कि इसमें कौन सा मादा के गर्भाशय में क्या बनता है, तो अंडा बनता है। अंडा का क्या नाम है? ओवा। क्या नाम है? ओवा। कुछ बच्चों ने सही उत्तर बताया था। अब हम चर्चा करेंगे कि ओवरी क्या होती है। ओवरी के डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी की बनावट और संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ओवरी में क्या क्या निर्माण होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अन्य सभी चीज़ों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। ओवरी, मादा में एक जोड़ी अंडा से पाया जाता है। मादा में एक जोड़ी अंडा से पाया जाता है। पॉइंट वाइज अब लिखेंगे। यह मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। यह मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, पहला पॉइंट। यह प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है। दूसरा पॉइंट में यह क्या लिखेंगे? यह एक जोड़ी होता है। क्या होता है? एक जोड़ी होता है। एक जोड़ी होता है, अर्थात दो होते हैं। यह गर्भाशय के दोनों तरफ पाया जाता है। अर्थात दो होते हैं। दो होते हैं, गर्भाशय के दोनों तरफ पाए जाते हैं। गर्भाशय के दोनों तरफ पाए जाते हैं या पाई जाती है। ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे। ठीक है। यह प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। यह एक जोड़ी होता है, अर्थात दो होंगे। या देख ले, ध्यान से आप देखेंगे, ये दो है। यह गर्भाशय के दोनों तरफ पाया जाता है। गर्भाशय के दोनों तरफ पाया जाता है। कहां पाया जाता है? पेल्विक्स के ऊपर या पेल्विक्स के पास।
पहले श्रोणि जानते हैं, श्रोणि, श्रोणि मतलब जब आप इस प्रकार की कुछ संरचना देखेंगे, जब हड्डी की संरचना पढ़ते हैं तो इस प्रकार की कुछ संरचना को देखते हैं, ठीक है। ये श्रोणि है, यहां पर यह स्थित होता है, ठीक है। अब यह श्रोणि के ऊपर पाया जाता है, किडनी के पास पाया जाता है। ये सारी चीजें कहाँ पाई जाती नहीं, बस आप इतना जरूर लिख लीजिएगा कि ये कहाँ पाया जाता है, यह श्रेणी के ऊपर पाया जाता है, पेल्विक्स के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेल्विस के ऊपर पाया जाता है। बस इतना ही आपके लिए बहुत है, पेल्विस के ऊपर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पेल्विस के ऊपर, ठीक है, श्रोणीय के ऊपर। यह श्रोणी, कहीं से श्रोणी मेखला भी लिखा जाता है, श्रोणीय या पेल्विक्स, पेल्विक्स के ऊपर पाया जाता है, ऊपर पाया जाता है। 3 cm लंबा, 3 cm लंबा, 2 cm चौड़ा और 1 cm मोटा होता है, ठीक है। कहाँ होता है, पेल्विस या श्रेणी के ऊपर पाया जाता है। 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। हालांकि इसके वजन के बारे में किसी किताब में स्पष्ट नहीं दिया है, कहीं 30 ग्राम दिया है, मतलब 30 ग्राम, कहीं 3 GM लिखा है। तो इसके बारे में एनसीईआरटी ने भी अभी मौन रखा है, तो हम इसको डिटेल में नहीं बताएंगे कहाँ इतना है, ठीक है। कहीं कहीं 30 ग्राम लिखा है, कहीं 3 G लिखा है कई की किताबों में। तो इसको जो है आप देख लीजिएगा, नेट पर सर्च कर लीजिएगा। फिलहाल अभी एनसीईआरटी में नहीं बताया है इसका वास्तविक वजन कितना होता है, तो इसलिए हम आपको नहीं बताएंगे कि आप इसको नोट करें। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। इतना हो गया। यह है अंड स्नायु, यह क्या है, ओवेरियन लिगामेंट। क्या है, ओवेरियन लिगामेंट। यह अंड स्नायु से, गर्भाशय से जुड़ा होता है, ओवेरियन लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट से जुड़ा रहता है। इसके चारों तरफ, अच्छा एक चीज हमने और नहीं बताया, अभी बता रहे, इसके चारों तरफ एक बोर्ड लिगामेंट, बोर्ड मतलब दीर्घ, बोर्ड लिगामेंट मतलब एक दीर्घ होता है, ठीक है। यह इसके चारों तरफ एक दीर्घ स्नायु या बोर्ड लिगामेंट होता है, और इस बोर्ड लिगामेंट को मेसोवेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेसोवेरियम। इसे क्या कहा जाता है, मेसोवेरियम, मेसोवेरियम होता है। ये क्या होता है, एक दीर्घ स्नायु मतलब बोर्ड लिगामेंट होता है। क्या होता है, बोर्ड लिगामेंट होता है, बोर्ड लिगामेंट होता है, दीर्घ स्नायु, दीर्घ स्नायु, दीर्घ स्नायु होता है। इस दीर्घ स्नायु को जो चारों तरफ जो लपेटा रहता है, उसी के कारण इसे लिगामेंट या मेसोवेरियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेसो, ये देखिए मेसोवेरियम है, क्या है, मेसोवेरियम, मेसोवेरियम है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है भैया, इतना बारे में, ये प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, यह प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। एक जोड़ीय होता है, मतलब 2 होंगे, गर्भाशय के दोनों तरफ पाए जाते हैं, गर्भाशय के दोनों तरफ पाया जाता है। श्रोणि या पेल्विक्स के ऊपर पाया जाता है, श्रोणि या पेल्विक्स के 2 सेंटीमीटर चौड़ा, 3 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर मोटा होता है, ठीक है। इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। क्या होता है, अंडाणु, अंडाणु का निर्माण होता है, मतलब ओवा का निर्माण होता है। कुछ हार्मोन्स का भी निर्माण होता है, या कुछ हार्मोन्स का भी स्रावण होता है, ठीक है। कुछ हार्मोन्स का भी श्रवण होता है। यह दोहरे परत, 2 से 3 परत की संरचना होती है, 2 से 3 परत की संरचना होती है। जब स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम केवल ओवरी के बारे में पढ़ रहे हैं, जब स्ट्रक्चर आप ओवरी पढ़ेंगे तो उसके बारे में कुछ और चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। इतनी मोटी मोटी बातें हम इसके थोड़ा सा जान लेते हैं।
और उसके बाद हम लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे, इस प्रकार का फिगर बनाएंगे और इस फिगर में इस फिगर को ज़्यादा दर्शाएंगे, क्योंकि हमसे इसी से मतलब है, गर्भाशय से पूरा मतलब नहीं, हमको ओवरी से ही मतलब है, हमसे ओवरी से ही मतलब है। फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद लिखेंगे, अंडाशय में लिखेंगे ओवरी में, यह मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, यह मादा में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है जो एक जोड़ी अर्थात दो, एक जोड़ी होते हैं अर्थात दो होता है। इसका आकार बादाम के बीज के जैसा होता है। कैसा होता है? बादाम के बीज, बादाम के बीज जैसा, बीज जैसा होता है। ठीक है, बादाम के बीज जैसे होता है ना, ऐसे होता है। तो यह इसका आकार बादाम के बीज जैसा होता है। जैसे देखिए इसको, ये कुछ लगभग हद तक वैसे बना है, फिलहाल बना देते हैं, बादाम के बीज जैसा होता है। ठीक है, कैसा होता है? बादाम के बीज जैसा होता है। ठीक, ये देख लीजिए, बादाम के बीज जैसा होता है। 3 पॉइंट लिखा ना, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है, एक जोड़ी अर्थात दो होते हैं, गर्भाशय के दोनों तरफ पाए जाते हैं। इसका आकार बादाम के बीज जैसा होता है, इसका आकार बादाम के बीज जैसा होता है। ठीक है, यह सोड़िए या पेल्विस के ऊपर पाया जाता है, यह सोड़ी या पेल्विस के ऊपर पाया जाता है, यह सोड़ी या पेल्विस के ऊपर पाया जाता है। यह मादा का प्राथमिक लैंगिक अंग लिखा है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है, इसमें अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, कोष्ठक लिखेंगे, मादा युग्मक अर्थात ओवा का निर्माण होता है, मादा युग्मक अर्थात ओवा का निर्माण होता है। ठीक है, तथा कुछ हार्मोन्स का भी श्रवण होता है, तथा कुछ हार्मोन्स का भी श्रवण होता है, जैसे प्रोजेस्टेरॉन होता है ना, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स मादा हार्मोन्स है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, टेस्टोस्टेरॉन फीमेल नहीं है, वो नर है, इनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दो हार्मोन्स। कौन कौन से? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। ठीक है, 2 प्रकार के हार्मोन्स का श्रवण होता है। ठीक, अच्छा, कहीं कहीं इसे ओएस्ट्रोजन भी लिखा रहता है। ठीक है, ओएस्ट्रोजन, ध्यान दीजिएगा, एस्ट्रोजन भी लिखा रहता है, ओएस्ट्रोजन भी लिखा रहता है। इस चीज़ को मीनिंग में ध्यान दीजिएगा। हिंदी में आप एस्ट्रोजन लिख सकते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, आपसे जब नीट लेवल पे जब आप जाएंगे तो वहाँ से इस खूब क्वेश्चन होता है, सिविल सर्विसेज की आप तैयारी करेंगे तो वहाँ पर भी खूब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इतना चीज़ें हो गया। ठीक, ओवरी का या अंडाशय का आकार 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा और 1 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है, इतनी मोटी मोटी बातें हम अभी थोड़ा सा लिखेंगे। यह लिगामेंट द्वारा या अंडाशयी स्नायु द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। यह लिगामेंट द्वारा या अंडाशयी स्नायु द्वारा, इसका नाम है अंडाशयी स्नायु, अंडाशयी स्नायु, अंडाशयी स्नायु द्वारा यह गर्भाशय से जुड़ा रहता है। ठीक है, इतनी, और उसमें जो है यह इसके चारों तरफ एक मेसोवेरियम की झिल्ली पाई जाती है, इसके चारों तरफ मेसोवेरियम की एक झिल्ली पाई जाती है, इसके चारों तरफ मेसोवेरियम की एक झिल्ली पाई जाती है। इतनी संरचना के, इतना हम गर्भाशय के सामान्य कैरेक्टर के बारे में या सिम्पटम या लक्षण के बारे में जानिए कि गर्भाशय में ओवरी क्या होता है। ओवरी के थोड़ा थोड़ा इसकी जानकारी, इंट्रोडक्शन हमारा हो गया। अब लिखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरी, ओवरी की संरचना। हिंडा लेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरी। आज हम ओवरी कोशिश करेंगे, ओवरी आपका खत्म हो जाए। ओवरी की संरचना क्या लिखेंगे? ओवरी की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरी। ठीक है, स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरी, स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरी। ठीक है, ओवरी की संरचना। ठीक है, आइए अब यहां लिखेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरी।
स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी, अंडाशय की संरचना, अंडाशय की संरचना, अंडाशय की संरचना। हमने आपसे पहले ही लेक्चर में बताया था और अभी मैंने कुछ पहले बताया था कि अंडाशय जो है यह बादाम के बीज के आकार के एक 2 से 3 परत की संरचना होती है। अंडाशय के बीज के आकार के 2 से 3 परत की संरचना होती है। जैसे देखिए यह बादाम के बीज के आकार की एक संरचना है। मान लीजिए ये बादाम का बीज हो गया, चाहे इस वाले भाग को मान लीजिए चाहे उस वाले भाग को मान लीजिए, ठीक है। अब यह अंडाशय का बन गया। अब इस अंडाशय के चारों तरफ एक परत और पाई जाएगी। इस अंडाशय के चारों तरफ एक परत और पाई जाएगी। हमने बताया था यह बादाम के बीज के आकार की 2 से 3 आवरण की एक संरचना होती है। सॉरी, लाइट चली गई है, हम इस पर डिस्कशन बाद में कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल अब कंटिन्यू रखेंगे, लाइट से कोई इशू नहीं है। 2 से 3 आवरण की एक संरचना होती है। इसमें प्राथमिक आवरण, बाह्य आवरण होता है, द्वितीयक आवरण होता है और एक तृतीयक आवरण होता है। अंदर की तरफ एक आवरण और होता है, ठीक है। अंदर की तरफ एक आवरण और होता है। इसमें प्रश्न नीट लेवल पे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जब नीट वगैरह आप जाएंगे नीट वगैरह में, यहाँ प्रश्न बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, ठीक है। और आपसे पूछेगा कौन सी परत मध्य परत है, वाय परत, अंतः परत, इसके बारे में खूब। बीच में कुछ पदार्थ पाए जाते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो स्ट्रोमा होता है। यह स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा या पीठिका है, इसे पीठिका बोलते हैं, पीठिका। स्ट्रोमा पीठिका होता है। ये ओवेरियन स्ट्रोमा बोला जाता है, ठीक है। ओवेरियन स्ट्रोमा बोला जाता है। इसमें कुछ तरल पदार्थ भरे रहते हैं, इन्हें स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक है। यह कुछ इसमें गाढ़े होते हैं, कुछ बहुत हल्के होते हैं, कुछ गाढ़े होते हैं, कुछ बहुत हल्के होते हैं। तो इसे स्ट्रोमियम, जब स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा कहा जाता है। ये पदार्थ कुछ ज़्यादा गाढ़े होते हैं, कुछ ज़्यादा हल्के होते हैं। इसके किनारों पर जो पदार्थ होता है ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसके मध्य में जो पदार्थ होता है वो कम गाढ़ा होता है, ठीक है। अब इस प्रकार का जो संरचना बनता है इसे ही कहा जाता है अंडाशय, ठीक है। अभी हम बताते हैं, यह होता है बाह्य परत, बाह्य परत। एक यह होता है अंतः परत, मध्य परत, मध्य परत, मध्य परत, और यह होता है अंतः परत, अंतः परत, ठीक है। अब इनका नाम आपसे पूछता है डायरेक्ट। विसरल पेरिटोनियम, जो बाह्य परत होता है, बाह्य उपकला या बाह्य उपकला, इसे कहते हैं विसरल इपिथेलियम या विसरल पेरिटोनियम। क्या कहा जाता है? विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। विसरल पेरिटोनियम कहा जाता है, बाह्य उपकला, ठीक है। विसरल पेरिटोनियम कहा जाता है, विसरल पेरिटोनियम कहा जाता है। इतनी चीजें समझ में आई? विसरल पेरिटोनियम कहा जाता है, ठीक है। इसे कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम होता है, यह मध्य स्तर होता है। इसे जर्मिनल इपिथेलियम कहा जाता है, जर्मिनल इपिथेलियम, जर्मिनल इपिथेलियम। यह होता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, ठीक है। इस वाले भाग को कॉर्टेक्स कहा जाता है। मिडिल लेयर होता है, ठीक। जो कॉर्टेक्स से जुड़ा होता है इसको ट्यूनिका एल्यूजिनिया कहा जाता है,
ट्यूनिका एल्बुजिनिया। कहीं आपने ट्यूनिका एल्बुजिनिया का नाम सुना है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएंगे कहाँ सुना था इससे पहले। अब ये जो भाग है, जो गाढ़ा भाग है, इसे कहा जाता है कॉर्टेक्स। क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, कॉर्टेक्स किनारे पर जो सबसे गाढ़ा वाला भाग होता है उसे कॉर्टेक्स कहा जाता है, और मध्य वाले भाग को स्ट्रोमा या पीठिका कहा जाता है। ठीक है, मध्य वाले भाग को, हालांकि पूरा स्ट्रोमा ही है, पीठिका ही, लेकिन जो किनारे वाला भाग होता है जहाँ कुछ ज़्यादा गाढ़ा बूंदी हो गया है उसे जो है कॉर्टेक्स कहा जाता है। यही है, और इसी में प्रश्न पूछता है। हालांकि इसके अलावा कुछ नलिकाएं, कुछ इसमें पुटिकाएं पाई जाती हैं, ग्राफिकल पुटिकाएं होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि इसकी संरचना के बारे में, इसमें कैसे बनता है। जब हम अंड जनन पढ़ेंगे तो अंड जनन के बारे में तब हम पढ़ेंगे। तब इसमें इन परतों का बहुत ज़्यादा योगदान हो जाता है, तो परत के बारे में जानकारी रखना अति आवश्यक हो जाता है। आप हेडिंग डाल के लिखेंगे अंडाशय की संरचना में इस प्रकार की संरचना बनाएंगे। इस प्रकार की संरचना बनाने के बाद आप जो है अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे। इसको इतना लिखने के बाद ये बाह्य परत है, पहली प्राथमिक परत, ये पहली प्राथमिक परत होती है, ये प्राथमिक, ये द्वितीय, ये तीसरी, सबसे अंत में होती है। अंतर परत है ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो होती है वो सबसे अंत में होती है। ठीक है, लिखेंगे। अब यह है ओवेरियन स्टोमा, मतलब अंडाशय पीठिका। ओवेरियन स्टोमा इसमें लिखा है ना, अंडाशय पीठिका, इसे आप ओवेरियन पीठिका भी बोल सकते हैं। ओवेरियन स्टोमा, अंडाशयी पीठिका, अंडाशयी पीठिका कह सकते हैं। लिखेंगे अंडाशय की संरचना में, लिखेंगे अंडाशय की संरचना लिखेंगे। अंडाशय 2 से 3 परत की एक संरचना होती है, जो संरचना होती है जो बादाम के बीज के आकार की होती है। यह बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत से मिलकर के बनी होती है। बाह्य परत, मध्य परत और अंतः परत से मिलकर के बनी होती है। इसके बाह्य भाग में जो मेसोबेरियम लिगामेंट से जुड़ा रहता है, जिसे बाह्य परत कहा जाता है, जिसे हम विसरल पेरिटोनियम के नाम से जानते हैं। विसरल पेरिटोनियम के नाम से या बाह्य उपकला के नाम से जानते हैं। बाह्य उपकला के बाद दूसरी अंतः परत को जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। इसके अंडाणु निर्माण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अंडाणु निर्माण में इसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद लिखेंगे इसके अंतः वाले भाग को ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है, जो पीठिका के चारों तरफ पाई जाती है, जो अंडाशयी पीठिका के चारों तरफ पाई जाती है। मिडिल लाइन्स लिखेंगे अंडाशय के समस्त भीतरी ऊतकों को, मिडिल लाइन्स लिखेंगे अंडाशय के समस्त भीतरी ऊतकों को पीठिका कहा जाता है या स्ट्रोमा कहा जाता है। अंडाशय के समस्त ऊतकों को, समस्त भीतरी ऊतकों को पीठिका या स्ट्रोमा कहा जाता है, जो 2 भागों में बटा होता है। इसके किनारे वाले भाग को वल्कीय स्तर या कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, वल्कीय पीठिका या कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, और मध्य वाले भाग को पीठिका के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त अंडाशय में मध्य में कुछ अन्य तरल पदार्थ होते हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं और कुछ पुटिकाएं होती हैं। तरल पदार्थ होते हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं और कुछ पुटिकाएं होती हैं, जो अंड निर्माण में कोष्ठक में ओवा लिख लेंगे, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम जब अंडाशय निर्माण पढ़ेंगे तो उसमें पुटिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारी पुटिकाएं हैं। ठीक है, इतना चीज़ें आप फिगर में बनाने के बाद इतनी चीज़ें लिख लेंगे। ठीक है, उन पुटिकाओं का निर्माण ग्राफिकल पुटिकाएं हैं और अन्य पुटिकाएं हैं। जब उसमें अंड जनन हम पढ़ेंगे तो वहाँ हम डिटेल में पढ़ेंगे। जहाँ जहाँ जितनी आवश्यकता है उतनी चीज़ें हम पढ़ा रहे हैं। आज की क्लास में बस इतना ही, और ये मादा जनन में लेक्चर नंबर 2 होगा। आप लोग इसको अपने सभी ग्रुप में भेजेंगे
अब मैंने कहा था ग्रुप में लगातार अब लगातार वीडियो जाएंगे। इसके अतिरिक्त अभी हम देखते हैं कुछ और करना चाहेंगे। अभी कक्षा 11 के भी लेक्चर को अपलोड करना है, तो आप लोग जो है इसको बहुत लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो भी इसमें मूलभूत ज़रूरतें हैं मैं धीरे धीरे इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। और इसके बाद जैसे ही अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कंपटीशन लेवल के जो है बायोलॉजी पढ़ाना शुरू कर दूँगा। अभी कक्षा 12 का ही, क्योंकि बोर्ड के विद्यार्थी हैं, और ये मानव जनन मैंने उनको छोड़ दिया था कि मानव जनन हम ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाएंगे। और थोड़ा सा पैर में चोट लग जाने की वजह से क्लास नहीं जा पा रहा था, तो इसलिए मैं अब ऑनलाइन में सभी लेक्चर्स अब यहाँ अपलोड कर रहा हूँ। आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं बहुत हाई फाई टीचरों की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपके ज़रूरत के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जो आपकी ज़रूरत है, जैसा आपको ज़रूरत पड़ेगा मैं उस प्रकार से बारी बारी से बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पढ़ा रहा हूँ। कंपटीशन के आधार पर मैं अलग से पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी बोर्ड के जैसे बोर्ड में पढ़ाया जाता है, क्लासरूम में पढ़ाया जाता है, मैं उसी प्रकार से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।